Hello students, welcome to S2 On. Myself Devrat Raj, pursuing MBBS from Institute of Medical Sciences, BHU वाराणसी। मैं पिछले 5 साल से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और बायोलॉजी पढ़ाने का हमारा अप्रोच ये रहता है कि पहले हम चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। ठीक है, तो समझने से वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी और उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा ट्रिक वगैरह बनाते हैं और उस ट्रिक से उसको अच्छे से याद रखते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से रिकॉल हो पाए एग्जाम के टाइम पे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें याद रखने के लिए हो जाती है तो सारा मिक्सअप ना हो जाए, इसके लिए अलग अलग रखने के लिए उसको क्या करते हैं हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि पहले हम समझेंगे, उसके बाद लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए उसको समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे चीज़ों को आसान बनाया जाए। तो हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, चैप्टर का नाम क्या है? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम आपको बताए थे कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है। तो बताया था कि ऑर्गेनिज्म जो है हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पढ़ चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किसको बोलेंगे, और पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं कैसे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिविंग इन पर्टिकुलर एरिया एंड शेयरिंग और कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेस। ऐसे हम आपको डेफिनेशन बताए थे पॉपुलेशन का। आज हम लोग ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन दोनों को कंपेयर करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या ऐसा चीज़ है जो कि पॉपुलेशन में नहीं है, या फिर पॉपुलेशन में ऐसा क्या चीज़ है जो कि ऑर्गेनिज्म में नहीं है। ठीक है, इसके पहले हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे। लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले पढ़े थे कि मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन या फिर एवरेज एनुअल प्रिसिपिटेशन बोल सकते हैं आप। मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर, इस दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है जनजीवन पर। मतलब जो भी वाइल्ड लाइफ है या फिर प्लांट लाइफ है, जो भी लाइफ है अर्थ पे, उस अर्थ पे रेनफॉल का और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। क्या इफेक्ट होता है कि रेनफॉल अगर होगा, टेम्परेचर अगर सुटेबल होगा तो वो डिसाइड करेगा कि उस एरिया का प्लांट कैसा है, और उस एरिया का प्लांट क्या डिसाइड करेगा कि उस एरिया का एनिमल कैसा है। ठीक है, तो ये हमारा वाइल्ड लाइफ डेंसिटी डिसाइड करेगा। इसमें हम बताए थे आपको कि अगर आर्कटिक टुंड्रा के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा? लो मीन एनुअल प्रिसिपिटेशन एंड लो मीन एनुअल टेम्परेचर, मतलब बारिश भी कम हो रही है और टेम्परेचर भी कम है। डेजर्ट के बारे में क्या होगा कि एनुअल टेम्परेचर ज़्यादा है एवरेज, लेकिन एवरेज प्रिसिपिटेशन बहुत कम है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए क्या है? डेजर्ट है वो। लेकिन रेन फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट फॉरेस्ट, जहाँ जंगल है वहाँ बारिश भी ज़्यादा है और एवरेज टेम्परेचर भी नॉर्मल है। इस तरह से आपको समझाए थे हम। उसके बाद हम लोग बात किए थे कि मेजर एबायोटिक फैक्टर जो कि ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करते हैं और इसका रिस्पॉन्स क्या होता है। तो टेम्परेचर में आपको बताए थे यूरी थर्मल और एस्टिनोथर्मल। वाटर में आपको बताए थे यूरी हेलाइन और एस्टिनोहेलाइन। तो यूरी थर्मल क्या था? वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को जो ऑर्गेनिज्म टॉलरेट करता है उस ऑर्गेनिज्म को हम यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करता है उसको क्या बोलते हैं हम? एस्टिनोथर्मल। यूरी हेलाइन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी या सॉल्ट कंसंट्रेशन, और नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी को क्या बोलेंगे? एस्टिनोहेलाइन। ठीक, उसके बाद लाइट के बारे में हम बताए थे कि लाइट से फोटोसिंथेसिस होगा और फोटोसिंथेसिस से ही सब कुछ होगा। फोटोसिंथेसिस से प्लांट खाना बनाएगा और उस खाना को हेटेरोट्रॉफ एनिमल खाएगा। सॉइल के बारे में आपको बताया था कि सॉइल का टोपोग्राफी डिसाइड करेगा, सॉइल का पर्कुलेशन जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो डिसाइड करेगा कि उस सॉइल में कौन सा वेजिटेशन होगा। ये सब मेजर एबायोटिक फैक्टर था। इसके बाद हम लोग पढ़े थे रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो कैसा रिस्पॉन्स आ सकता है एबायोटिक फैक्टर से, अगर इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप में क्या चेंजेस लाता है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर। तो कन्फॉर्मर वाले क्या कर रहे थे कि जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज हो रहा है वैसे वैसे इंटरनल लेवल भी चेंज हो रहा है। ठीक, तो कन्फर्मर क्या हो? सिंपली दे आर सिंपली कन्फर्मर्स, मतलब दे कैन नॉट मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट, और जो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन कर पाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेगुलेटर्स। ठीक, तो रेगुलेटर्स कैन मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट। ठीक, whatever be the changes in external level they maintain their internal environment। और पार्शियल रेगुलेटर क्या है कि थोड़े से कन्फर्मर है और थोड़े से रेगुलेटर है, ये आपको हम बता दिए थे। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे कि रेगुलेट और कन्फर्म के अलावा और भी 2 ऑप्शन है जो कि ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड दे सकता है मेजर एबायोटिक फैक्टर को। एक था माइग्रेशन और एक था सस्पेंशन।
माइग्रेशन में आपको एग्जांपल बताए थे, दिल्ली टू शिमला जाइए गर्मी के मौसम में, या फिर केवलादेव नेशनल पार्क में साइबेरियन क्रेन का माइग्रेशन, जो कि कहाँ पे है, केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में है, राजस्थान में। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नीट में कई बार कि केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक, इसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन में आपको बहुत सारा बताए थे, एस्टिवेशन समर में और हाइबरनेशन विंटर में, और इसके अलावा बताए थे डायापाउस। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे एडाप्टेशन का, कंगारू रेट में कैसा एडाप्टेशन होता है और डेजर्ट प्लांट में कैसा एडाप्टेशन होता है। ये दो एग्जाम्पल मेनली आपको नीट में भी पूछा जाता है और एनसीईआरटी में डिटेल से दिया हुआ है कि कंगारू रेट डेजर्ट में रहता है तो वो कैसे अपना एडाप्टेशन करता है। तो कैसे एडाप्टेशन करता है, उसको पानी चाहिए, पानी बाहर से मिल नहीं रहा है, तो क्या करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन से पानी जो है बचा के रखता है। जो क्या होता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन में वाटर जो होता है वो क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, तो उस बाय प्रोडक्ट को यूज करता है वो अपने वाटर रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक, और इसके अलावा और क्या मैकेनिज्म उसके पास, यूरिन कंसंट्रेशन मैकेनिज्म, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन पास करेगा, वाटर सारा इसमें से रीअब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, इसके बाद डेजर्ट प्लांट में बताए थे थिक क्यूटिकल होता है ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए, लीफ मॉडिफाई हो जाता है स्पाइन में, ठीक, सरफेस एरिया कम हो जाता है तो ट्रांसपिरेशन लॉस कम होगा। और तीसरा बात क्या बताए थे, कैम प्लांट, कैम पाथवे, क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे। इससे क्या होता है, इससे होता है कि स्टोमाटा खुलेगा रात में, स्टोमाटा अगर दिन में ओपन नहीं हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन लॉस रुक जाएगा, तो स्टोमाटा रात में खुलता है, ट्रांसपिरेशन लॉस को रोकता है, रिड्यूस करता है, तो वाटर लॉस भी रिड्यूस हो गया। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एडाप्टेशन है। इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे पॉपुलेशन का, तो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में दो चीज पढ़ना था, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, उसमें हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉपुलेशन क्या है। तो पॉपुलेशन का डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। एक पॉपुलेशन और ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंस हो सकता है इसको समझिए। एक टर्म होता है बर्थ, एक होता है डेथ, एक होता है सेक्स। ठीक, एक होता है बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो। अब देखिए, आपसे पूछेंगे कि इस दोनों में से कौन सा टर्म जो है वो ऑर्गेनिज्म के लिए होगा और कौन सा टर्म पॉपुलेशन के लिए होगा। तो इन तीनों चीजों को हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ये जो हेडिंग दिया हुआ है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है, या तो वो जिंदा होगा या मरा हुआ होगा, तो उसका या तो बर्थ होगा या डेथ होगा। लेकिन एक पॉपुलेशन में बहुत सारा ऑर्गेनिज्म होता है, तो उसमें अगर 10 ऑर्गेनिज्म मर रहे हैं तो हम बोलेंगे 100 में 10 मारा तो 10% डेथ रेट है। 100 में 90 जिंदा है तो 90% जो है ये जिंदा है। और ऐसे बोलेंगे कि एक 100 का पॉपुलेशन था और उसमें 10 नए बच्चे जन्म लिए, तो क्या बोलेंगे, बर्थ रेट कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। तो बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो, ये किसके लिए वर्ड यूज होगा, ये वर्ड यूज होगा पॉपुलेशन के लिए। लेकिन बर्थ, डेथ, सेक्स या तो मेल होगा इंडिविजुअल या फिर क्या होगा, फीमेल होगा। मतलब ऑर्गेनिज्म के लिए वर्ड यूज करेंगे तो सेक्स यूज करेंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन एक पॉपुलेशन के लिए यूज करेंगे तो सेक्स रेशियो यूज करेंगे। अगर 100 इंडिविजुअल है एक पॉपुलेशन में, उसमें से 40 जो है मेल है और 60 फीमेल है, तो सेक्स रेशियो हो जाएगा 4:6 का, या फिर 2:3 का बोल सकते हैं। ठीक, तो सेक्स रेशियो होता है पॉपुलेशन का और सेक्स होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का। तो ये ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में डिफरेंस है, और इन सारे टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब बात करते हैं कि 3 तरह के पॉपुलेशन है, पिरामिड बनाया गया है पिरामिड से समझाने के लिए। एक है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, एक है स्टेबल पॉपुलेशन, दूसरा है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। ये आपको हम कल चर्चा किए थे कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन कब बोलेंगे, जब क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव जो है ज्यादा हो, किससे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप से। आपको हम बताया था कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप किसको बोलेंगे। जब तक मैरिज नहीं हुआ है, जब तक जो है नया प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इंडिविजुअल, तब तक वो क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव में है। ऐसा हम लोग इकोलॉजी में बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब प्यूबर्टी आ जाती है तब से ही हम उसको
रिप्रोडक्टिव बोलने लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि प्री रिप्रोडक्टिव मतलब अभी वो नया प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है इंडिविजुअल, तो वो ज़्यादा है। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो कल को वो बड़े होंगे तो उसका जो है संख्या ज़्यादा होगा और उससे जो बच्चे होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, इसलिए क्या होगा, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। उसके बाद बात कर रहे थे कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों ही क्या है, इक्वल हो। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों अगर इक्वल होगा तो हम बोलेंगे स्टेबल पॉपुलेशन है। आज जितना है 10 साल बाद 20 साल बाद उतना ही रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो हम बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्या है, स्टेबल है। ठीक, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आता है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। उसमें क्या होता है कि प्री रिप्रोडक्टिव लेस देन रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव कम होता है, रिप्रोडक्टिव ज़्यादा होता है, मतलब बच्चे कम है। ठीक है, तो बच्चे कम है तो क्या होगा कि आगे चल के जब वो पेरेंट्स बनेंगे तो उनके भी बच्चे कम होंगे। ठीक, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आज जितना पॉपुलेशन है 10 साल बाद 20 साल बाद पॉपुलेशन कम हो जाएगा। तो ये चीज है एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबल पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिया का क्या पॉपुलेशन है। इंडिया का जो है वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया में यूथ ज्यादा है। इंडिया में क्या है, यूथ ज्यादा है। तो आज जितना पॉपुलेशन है 10 साल बाद बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा आज से। तो मतलब हम क्या बोलेंगे कि पॉपुलेशन क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। ठीक, तो ये पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स और टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ एज पिरामिड बताया आपको हम। इसके बाद हमारा है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ कब बोलेंगे हम कि एक पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगा कब। नंबर ऑफ इंडिविजुअल अगर बढ़ रहा है एक पॉपुलेशन में तो हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। तो हम कब बोलेंगे कि ग्रोथ हो रहा है, कब बढ़ेगा। तो इसके लिए एक वर्ड है नेटलिटी, एक है मोर्टेलिटी, एक है इमिग्रेशन, एक है इमाइग्रेशन। इसका मतलब समझिए, नेटलिटी का मतलब होता है कि न्यू बर्थ। एक पॉपुलेशन में कितने नए बच्चे पैदा लिए वो क्या हो जाएगा, उस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जितना नया बच्चा पैदा लेगा वो क्या हो जाएगा, उसका पॉपुलेशन में ऐड हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है। ठीक, मोर्टेलिटी में क्या हो जाता है, डेथ रेट। मतलब जितना पॉपुलेशन है 100 आदमी का पॉपुलेशन है और उसमें से 10 मर गए, ठीक, तो वो माइनस हो जाएगा कि नहीं टोटल पॉपुलेशन से। तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ को कम करेगा, पॉपुलेशन का जो साइज होगा उसको डिक्रीज करेगा। कौन, मोर्टेलिटी। एक होता है आई से, देखिए यहाँ पे आई इमिग्रेशन और एक होता है इमाइग्रेशन, दो अलग चीज है। ठीक, तो इमिग्रेशन और इमाइग्रेशन दोनों में क्या अंतर है। एक में है कि अगर कहीं से आया है, ये एक प्लेस है, ये प्लेस ए है, ये प्लेस बी है। ठीक, तो अगर बाहर से कोई आया है, ठीक, तो माइग्रेशन हुआ। ठीक, इसको बोलेंगे इमिग्रेशन। आई मतलब आया है, और यहां से अगर कोई चला गया, ई मतलब रिमूवल, तो ई को क्या हो जाएगा, इमाइग्रेशन। तो अब आप बताइए कि अगर ए का पॉपुलेशन का हम बात कर रहे हैं, अगर ए पॉपुलेशन का बात कर रहे हैं तो ए पॉपुलेशन का साइज कब बढ़ेगा, जब इमाइग्रेशन होगा कि इमिग्रेशन होगा। जब इमिग्रेशन होगा, जब प्रवासी बाहर से आएंगे तब पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, लेकिन यहां से लोग जब जाएंगे तो क्या होगा, पॉपुलेशन साइज कम होगा। ठीक, तो यही चीज यहां पे दिखाया है आपको। देखिए, इमिग्रेशन बाहर से मतलब आ रहा है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी है n। ठीक, इसमें बाहर से आएगा तो इस पॉपुलेशन में जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा, संख्या जुट जाएगा, इसलिए यहां क्या लिखा है, प्लस। नेटलिटी, जो न्यू बॉर्न नया बच्चा जो पैदा ले रहा है वो इस पॉपुलेशन का साइज बढ़ाएगा कि कम करेगा, बढ़ाएगा, इसलिए यहां क्या लिखा है, प्लस। अब इसमें से जो मर गया वो इस साइज को कम करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए क्या लिखा है, माइनस। जो मोर्टेलिटी है, डेथ है, उसको हटा दीजिए। जो इमाइग्रेशन है, जो वहां से निकल के कहीं और चला गया, ई मतलब रिमूवल, तो वहां से निकल के कहीं और चला गया तो उसको भी इस पॉपुलेशन साइज में से घटा देंगे। तो आज यही चीज यहां पे बताया है आपको फॉर्मूला से, nt+1 इक्वल टू nt+b+i। ये क्या कहता है, कहता है कि इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, मतलब आज अगर पॉपुलेशन डेंसिटी n है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि t+10 10 साल के बाद क्या होगा पॉपुलेशन,
तो टी टाइम पे आज टी टाइम है, तो टी टाइम पे अगर पॉपुलेशन टी है तो हम चाहते हैं कि एन टी प्लस 10 कितना होगा, बताइए 10 साल में कितना होगा। तो आप देखिए कि 10 साल में कितने मरे, कितने पैदा लिए, कितना इमाइग्रेशन हुआ, कितना इमिग्रेशन हुआ, उन सबको जोड़ घटाओ क्या होगा। तो कह रहा है कि आज जितना है उसमें जितना जन्म लिया है वो तो ऐड हो जाएगा, जितना बाहर से आया है वो तो ऐड हो जाएगा। तो बी प्लस आई, इसमें बी और आई को आप ऐड कर दीजिए, और इसमें से जो मरा है उसको माइनस कर दीजिए, और जो बाहर गया है उसको भी माइनस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, नेट पॉपुलेशन डेंसिटी टी प्लस 10 ईयर के बाद। यहाँ पे टी प्लस 1 लिखा है, 1 ईयर के बाद बोल रहा है, 1 यूनिट टाइम के बाद बोल रहा है। हम यहाँ क्या लिए हैं, टी प्लस 10 ईयर लिए हैं। तो 10 साल में जितना बच्चा पैदा लिया, जितना लोग मर गए, उन सब का हिसाब किताब करके नेट पॉपुलेशन डेंसिटी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आया कि पॉपुलेशन डेंसिटी में बी क्या है, आई क्या है, डी क्या है, ई क्या है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा नीट में, और पूछेगा कि बताइए आई क्या है। तो आई क्या है, इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन बोलेगा कि इमिग्रेशन पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा कि कम करेगा। तो क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, उसी तरह से पूछ सकता है ई क्या है, बी क्या है, डी क्या है, कुछ भी पूछेगा तो आपको फॉर्मूला और साथ के साथ सारे सिंबल का मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है ग्रोथ मॉडल। ग्रोथ मॉडल आपको हम ग्रोथ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब पढ़ाए थे तो वहां पे ग्रोथ का ग्राफ पढ़ाए थे आपको, एक्सपोनेंशियल वाला एस शेप लॉजिस्टिक ग्राफ। ठीक, तो यहाँ पे ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल कहने का क्या मतलब है, इसको समझते हैं। एक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरा है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ। दोनों में क्या अंतर है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होगा, मान के चलिए कि आज कोई ये एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है, लैंड है, ठीक है। अब क्या होगा कि अभी इसमें क्या है, सिर्फ घास लगा हुआ है। अभी इसमें क्या है, सिर्फ घास लगा हुआ है, यहां कोई नहीं रह रहा है, यहां पे कोई नहीं रहेगा। जब पहला कोई जानवर यहां पे आएगा, जब यहां पे ये एनिमल ए आ गया, एक कोई एनिमल आया यहां, उसको खाने के लिए बहुत सारा घास है कि नहीं है, उसको अनलिमिटेड घास है, उसका घास कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको खाने के लिए मिल रहा है, ये रिप्रोडक्शन करेगा, ये अपना नंबर बढ़ाते जाएगा। ये क्या करेगा, अपना नंबर बढ़ाते जाएगा, और इसको कहीं से कोई कंपटीशन नहीं मिल रहा है तो ये अपना नंबर बढ़ाता ही जाएगा। ठीक है, यही चीज इस ग्राफ में, ये लाल कलर के ग्राफ में दिखा रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका नंबर, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस अनलिमिटेड है, जितना घास है, जितना खाने के लिए इसको चाहिए उससे बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे एक बकरी को फुटबॉल के ग्राउंड में घास खाने के लिए छोड़ दें तो एक बकरी उतना घास कभी खा ही नहीं पाएगी। तो उसी तरह से जो नया नया ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसमें कभी कोई आदमी नहीं रहा है, कभी कोई जानवर नहीं रहा है, उसमें जितना भी प्लांट है, जितना भी रिसोर्सेस है, वो रिसोर्सेस जो न्यूली इन्वेडेड स्पीसीज होगा, जो वहां पे पहली बार जाएगा, उसके लिए वो रिसोर्सेस क्या होगा, अनलिमिटेड होगा। तो व्हेन रिसोर्सेस इज अनलिमिटेड, जब रिसोर्स अनलिमिटेड होगा तब जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। 1 से 2 बनेगा, 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा। उसको कभी खाने की कमी नहीं होगी, उसका इन्वायरमेंट फेवरेबल होगा, उसको किसी चीज से कंपटीशन नहीं है, तो वो अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ाता जाएगा, रिप्रोडक्शन करता जाएगा। 1 बना, 2 बना, 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, और फिर 8 से 16 बना, इस तरह से बनता गया और सबको खाना मिलता गया, किसी को खाने की कमी नहीं हुई। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन कैसा हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल हो जाएगा। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कब होता है तो आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेस इज अनलिमिटेड। ठीक, तो यहां पे हम लिख सकते हैं व्हेन रिसोर्सेस इज अनलिमिटेड। तो रिसोर्सेस अगर अनलिमिटेड है तो पॉपुलेशन साइज बढ़ता जाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं होगा। ठीक, लेकिन ऐसा नेचर में होता नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स होता है।
जैसे अर्थ ही है तो अर्थ का साइज फिक्स है, 70% तो क्या है उसमें पानी है, 30% ही लैंड है। अब इस 30% में 2% एरिया फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। तो अब बाकी सारा लैंड एरिया है या फिर उसमें हिली एरियाज आते हैं, बहुत सारे बेयर एरियाज आते हैं। तो अब बात है कि रिसोर्सेस जो होता है वो जनरली लिमिटेड होता है। रिसोर्सेस अगर जैसे ही लिमिटेड होगा तो क्या होगा, कंपटीशन। रिसोर्सेस लिमिटेड होगा तो क्या होगा, कंपटीशन। जैसे अगर आप देखते हैं कि जैसे किसी चीज का सीजन आता है, जैसे आलू का सीजन आया तो आलू सस्ता हो जाता है, आलू का सीजन आया तो आलू क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। और जैसे ही आलू का सीजन खत्म हो जाता है तो आलू महंगा हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड रहता है तो सभी उसको आसानी से खरीद सकते हैं, सबके लिए वो अवेलेबल रहता है। जब रिसोर्सेस लिमिटेड नहीं रहता है तब हो जाता है कंपटीशन। जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाता है, बहुत कम बच जाता है, तब होता है कंपटीशन। तब जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही महंगा आलू खरीद पाएगा, जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं होगा वो महंगा आलू नहीं खरीद पाएगा। तो यही चीज यहां नेचर में अप्लाई होता है। नेचर में क्या अप्लाई होता है कि मान के चलिए कि ये एक ग्रासलैंड एरिया है, ये क्या है, ग्रासलैंड एरिया। अब यहां पे कछुआ भी घास खा रहा है, टॉर्टवाइज भी घास खा रहा है और यहां पे गोट भी घास खा रहा है। तो कौन ज्यादा घास खाएगा, गोट, क्योंकि इसका ग्रेजिंग एफिशिएंसी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो जैसे ही इस ग्रासलैंड में दो लोग रहने लगेंगे तो जिसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा, जो ज्यादा आसानी से रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पाएगा, वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। और जो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, मर जाएगा, उसका पूरा स्पीसीज खत्म हो जाएगा। डार्विन यही कहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन क्या कहता है कि रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड ही होंगे, रिसोर्सेस कभी अनलिमिटेड नहीं होंगे, ठीक। नंबर ऑफ स्पीसीज बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन बढ़ेगा तो जो ज़्यादा फिट होगा, जो ज़्यादा आसानी से रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर पाएगा, वही क्या कर पाएगा, सरवाइव कर पाएगा। जैसे अभी जैसे महंगाई है तो महंगाई में खाना कौन खा पाएगा, जो अमीर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं वो कंपटीशन से बाहर है, वो खाना नहीं खा पाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा ताकतवर है, जिसका ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, वो खाना खा पाएगा। तो उसके लिए बोल रहा है कि जैसे ही नेचर में क्या होता है कि नेचर में कंपटीशन होता है, ये फिक्स है। नेचर में रिसोर्सेस लिमिटेड होता है, ये फिक्स है। नेचर में कभी भी रिसोर्सेस अनलिमिटेड नहीं होगा। हो सकता है कि न्यूली इन्वेडेड एरिया है, कुछ समय के लिए रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो गया, क्योंकि दो ही लोग हैं, तो उसके लिए तो अगर दो लोग को पूरा जो है गोदाम दे दिया जाए तो दो लोग पूरा गोदाम तो खा नहीं पाएंगे, अनाज से भरा हुआ पूरा गोडाउन नहीं खा पाएंगे। लेकिन जैसे ही 2 से 4 होंगे, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, फिर उनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा, संख्या बढ़ेगा, तो फिर उनके लिए वो गोडाउन कम पड़ जाएगा। तो वही बात है कि स्टार्टिंग में हो सकता है कि स्पीसीज के लिए रिसोर्सेस अनलिमिटेड लगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा रिसोर्सेस। और जैसे ही लिमिट हो जाएगा रिसोर्सेस तो अब जो स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा था या फिर पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा था वो भी लिमिट हो जाएगा। कैसे, उसको समझते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गया, इसके बाद देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ के बारे में बोलते हैं कि व्हेन रिसोर्सेस इज लिमिटेड, व्हेन व्हेन रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इसका क्या मतलब है समझिए, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा था, ये देखिए पॉपुलेशन का डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी बढ़ता गया। इस टाइम पे पॉपुलेशन डेंसिटी इतना था, टाइम बढ़ा पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हो गया, ठीक है। और टाइम बढ़ाए और पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हो गया, फिर टाइम बढ़ाए पॉपुलेशन डेंसिटी इतना हो गया। अब जैसे ही टाइम बढ़ाए फिर से पॉपुलेशन डेंसिटी इतना ही रहा। मतलब इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच, ये T1 T2 के बीच पॉपुलेशन डेंसिटी चेंज नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी अब नहीं बढ़ रहा है। तो अब नहीं बढ़ रहा है तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसका कारण हो सकता है पहले एक लोग थे तो उनके लिए अनलिमिटेड रिसोर्सेस था, खाना बहुत ज़्यादा था। अब 2 लोग हो गए, 10 लोग हो गए, 50 लोग हो गए,
100 लोग हो गए, तो अब एक लोगों के लिए तो खाना अनलिमिटेड था, लेकिन ये 100 लोगों के लिए खाना, जैसे ही 100 लोग खाते हैं ये खाना खत्म हो जाता है। तो अब अगर 100 से 120 आदमी होगा तो ये खाना तो किसको मिलेगा? 100 लोगों को ही मिलेगा। तो 20 आदमी क्या हो जाएंगे? 20 आदमी का डेथ हो जाएगा, 20 आदमी भूखे मर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक फिक्स पॉपुलेशन डेंसिटी आने के बाद पॉपुलेशन डेंसिटी में फिर से ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता है, फर्दर इंक्रीज नहीं होता है। देखिए यहाँ तक पॉपुलेशन डेंसिटी आ गया है, तो अब ये ऊपर नहीं जा रहा है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। एक फिक्स पॉपुलेशन डेंसिटी आने के बाद रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाता है, तो उसी रिसोर्सेस को उतना ही आदमी मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आदमी होगा तो वो उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको अगर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा? उनका डेथ हो जाएगा। जो फिक्स पॉपुलेशन डेंसिटी होता है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, जितना वो इन्वायरमेंट टॉलरेट कर सकता है, जितना उस क्लाइमेट में रह सकता है, जितना उस ज्योग्राफिकल एरिया में सर्वाइव कर सकता है, उस मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, के। क्या बोलते हैं? ये जो के है, के का मतलब क्या होता है? कैरिंग कैपेसिटी। ये कैरिंग कैपेसिटी होता है। तो कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि मैक्सिमम कितना पॉपुलेशन डेंसिटी को एक इन्वायरमेंट, एक जो रिसोर्सेस है, ज्योग्राफिकल एरिया है, वो टॉलरेट कर सकता है। जैसे इतना एरिया है, इस एरिया में जितना प्लांट है, जितना रिसोर्सेस है, उसके अंदर जितना आदमी रहेगा या जितना जानवर रहेगा, वाइल्ड लाइफ, वो उस रिसोर्सेस को ही यूटिलाइज कर पाएगा। इसके लिए अलग से कहीं से रिसोर्सेस आ नहीं रहा है, एरिया भी फिक्स है, ठीक है। तो अगर इससे ज़्यादा इनका पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उस पॉपुलेशन को ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उस पॉपुलेशन को ये खाना नहीं दे पाएगा, तो वो पॉपुलेशन क्या हो जाएगा? वो पॉपुलेशन मर जाएगा, डेथ हो जाएगा, उसका एक्सटिंक्ट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम पॉपुलेशन जितना तक को ये खाना दे सकता है, उस मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी को क्या बोलते हैं? कैरिंग कैपेसिटी। मतलब जितना मैक्सिमम पॉपुलेशन को ये कैरी कर सकता है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया जितना पर्टिकुलर पॉपुलेशन डेंसिटी को ये कैरी कर सकता है, उसको बोलते हैं हम कैरिंग कैपेसिटी। इसके लिए दो फॉर्मूला दिया हुआ है आपके बुक में, दोनों को समझा देते हैं हम। एक दिया हुआ है dN/dt इक्वल टू R इंटू N। यहां R जो है वो क्या है? वो R है B माइनस डी इंटू N। तो R है B माइनस डी, B क्या है? बर्थ, और D क्या है? डेथ, ठीक है। R के लिए बोलते हैं कि R क्या है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ये R है। इसका मतलब यह है कि एक पॉपुलेशन किस स्पीड से बढ़ेगा, किस रेट से बढ़ेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि उस पॉपुलेशन में बर्थ कितना हो रहा है और उस पॉपुलेशन में डेथ कितना हो रहा है। बर्थ ज्यादा हो रहा है, डेथ कम हो रहा है, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा। बर्थ कम हो रहा है, डेथ ज्यादा हो रहा है, तो पॉपुलेशन का साइज कम होगा, ठीक है। बर्थ और डेथ इक्वल हो रहा है, तो पॉपुलेशन का साइज कॉन्स्टेंट रहेगा। वही चीज ये बता रहा है कि बर्थ B माइनस डी किया है, बर्थ ज्यादा है, डेथ कम है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, उसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उस रेट से ये पॉपुलेशन चेंज होगा। dN/dt मतलब n मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। ये है आपका पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। दूसरा है आपका, दूसरा कहता है dN/dt इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन k। ये फॉर्मूला है। बोला है कि इस टाइम पर तो क्या था कि सिर्फ डेथ और बर्थ और डेथ हो रहा था लॉगिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, क्योंकि रिसोर्सेस क्या थे? अनलिमिटेड थे। जब रिसोर्सेस लिमिटेड हो जाएंगे तब आ जाएगा फॉर्मूला में क्या? कैरिंग कैपेसिटी। तो जो R है, R फिर से वही है, R इक्वल टू क्या है? B माइनस डी, बर्थ माइनस डेथ। अब इसमें k माइनस n अपॉन k आ गया, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी k है,
मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, के है, और एन जो है नॉर्मल पॉपुलेशन डेंसिटी जो इस टाइम पे आप लिए थे वो, तो के में से एन माइनस करेंगे आप, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको वापस के से डिवाइड करेंगे कि वो कितना परसेंटेज वो मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी का कितना फ्रैक्शन अभी है। ठीक है, तो ये आपका बताएगा कि डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ये किसका है, ये है लॉगिस्टिक ग्रोथ का फॉर्मूला। तो आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है, फिर पूछा जाता है कि आर क्या है, फिर पूछा जाता है कि आर का वैल्यू बताइए, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बी माइनस डी, और आर क्या है, आर है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। मतलब ये उस पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा, हर पॉपुलेशन का आर अलग अलग होगा, क्योंकि उस पॉपुलेशन में कितना बर्थ है और कितना डेथ है वो हर पॉपुलेशन के लिए अलग अलग होगा, हर जियोग्राफिकल एरिया के लिए अलग अलग होगा। ठीक, तो इसलिए आर का कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड नहीं है जो डिजिट में आपको बता सके। आपके एनसीईआरटी में एक दो डाटा दिया हुआ है कि 0.12 है, ठीक, वो सब बीटल फ्लावर वगैरह का रेट वगैरह का, वो डाटा आपका 2006 से पहले का है, वो डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा नीट में। लेकिन आर एक्चुअल में है क्या ये पूछा जा सकता है कि क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ठीक, और आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू बी माइनस डी। फिर पूछेगा के क्या है, तो बोलेंगे कैरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी जितना लिमिटेड रिसोर्सेस में रह सकता है वो के है। ठीक है, और आपसे पूछेगा कि जे शेप्ड जो है ग्राफ कब आता है, तो ये देखिए जे शेप ग्राफ है, ये कब आता है, जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा कि एस शेप ग्राफ कब आता है, यानी कि सिग्मॉइड शेप, तो क्या बोलेंगे, जब लॉगिस्टिक ग्रोथ होगा तब क्या आएगा, एस शेप्ड ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ मॉडल है जो कि लॉगिस्टिक और एक्सपोनेंशियल दो तरह का होता है, ये आपको हम बता दिए। इसमें देखिए लिखा पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ए व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग द ग्रोथ, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो रिस्पॉन्स ग्रोथ को लिमिट नहीं कर रहा है, अनलिमिटेड ग्रोथ हो रहा है, तो एक्सपोनेंशियल होगा ग्रोथ। व्हेन रिस्पॉन्सेस आर लिमिटिंग द ग्रोथ देन प्लॉट इज लॉगिस्टिक। तो जब रिस्पॉन्सेस लिमिटिंग हो जाएगा, जब रिसोर्सेस भी लिमिटिंग हो जाएगा, तब क्या बोलेंगे हम, लॉगिस्टिक ग्रोथ हो गया। क्लियर है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब जाहिर सी बात है कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में बहुत सारे इंडिविजुअल होंगे, तो वो सारे इंडिविजुअल आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे। जैसे मैन इज ए सोशल एनिमल बोलते हैं, मैन क्या है, सोसाइटी में रहता है, तो मैन में सोसाइटी में क्या करता है, मैन एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे पढ़ाई में ही कंपटीशन होता है, खाना खाते हैं तो मिलजुल कर खाते हैं, तो शेयरिंग बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक को खाना मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, तो कंपटीशन हो गया। तो एक पॉपुलेशन है तो आपस में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा। तो कितने तरह का इंटरेक्शन हो सकता है वो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म। इसको समझिए, कह रहा है कि अगर म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल क्या, प्लस प्लस, स्पीसीज ए स्पीसीज बी, ध्यान दीजिएगा यहां स्पीसीज अलग है, एक ही स्पीसीज के अंदर होगा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, तो उसको म्यूचुअलिज्म नहीं बोलेंगे। म्यूचुअलिज्म कब बोलेंगे, जब कोई एक स्पीसीज किसी दूसरे स्पीसीज के साथ बेनिफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है। बेनिफिशियल रिलेशनशिप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि प्लस का मतलब है बेनिफिट, माइनस का मतलब है हार्म। यहां हम लिख देते हैं, प्लस का मतलब क्या है, बेनिफिट, माइनस का मतलब है हार्म। तो मतलब म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, म्यूचुअलिज्म इज ए पॉपुलेशन इंटरेक्शन, या फिर म्यूचुअलिज्म इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड, इन विच बोथ द स्पीसीज आर बेनिफिटेड। ठीक, अब इसका मतलब है कि स्पीसीज ए को बी के साथ रहने से फायदा होगा और स्पीसीज बी को ए से फायदा होगा, ए को बी से फायदा होगा, बी को ए से फायदा होगा। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है हमारा प्लांट पोलिनेटर रिलेशन। क्या एग्जाम्पल है, प्लांट पोलिनेटर रिलेशन। समझिए इसको कि जैसे आपको हम बताए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कि जब पोलन ग्रेन बन जाता है तो उस पोलन ग्रेन को एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचाने के लिए कोई पोलिनेटर चाहिए, जो कि क्या करता है, पोलिनेशन करवाता है। व्हाट इज पोलिनेशन,
ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा ले जाने के लिए हम बताए थे कि वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, एनिमल हो सकता है। एनिमल में मेनली क्या हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है। तो हम मान लेते हैं कि एक इंसेक्ट हनी बी है, मधुमक्खी है, इंसेक्ट है, वो फूल से एंथर उठाएगा और कहाँ ले जाएगा, एंथर, फूल से पोलन ग्रेन उठाएगा एंथर से और कहाँ ले जाएगा, स्टिग्मा पे ले जाएगा। तो अब देखिए इससे प्लांट का क्या फायदा हुआ, मधुमक्खी से प्लांट का हो गया पोलिनेशन। तो प्लांट का फायदा हो गया, मधुमक्खी क्या किया, उसको पोलिनेशन में हेल्प किया। अब मधुमक्खी को क्या फायदा हुआ, मधुमक्खी को फायदा ये हो गया कि जब वो जाएगा फूल पे तो वहां से नेक्टर ले लेगा, फूल से रस चूस लेगा, तो वहां से नेक्टर ले लेगा, तो मधुमक्खी को मिल गया खाना। तो मधुमक्खी का भी फायदा हुआ और प्लांट का भी फायदा हुआ। तो ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा हो। अब आप बताइए, प्लांट अलग स्पीशीज है और हनी भी अलग स्पीशीज है, जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा हो उसको क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस रिलेशनशिप। ये एक एग्जांपल हो गया प्लांट पोलिनेशन का। एक एग्जांपल आप पहले से जानते हैं, लाइकेन। दूसरा एग्जांपल क्या है, लाइकेन। लाइकेन का एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो अलगी और फंजाई का रिलेशनशिप होता है, जिसमें अलगी क्या करता है, खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फंजाई क्या करता है, रूट से मिनरल वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है। ठीक है, तो फंजाई को बना बनाया खाना मिल गया और अलगी को वाटर और मिनरल मिल गया, तो दोनों को फायदा हो गया। दोनों को फायदा हो गया तो क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप बोलेंगे। तो प्लस प्लस रिलेशनशिप इज म्यूचुअलिज्म। एक है कंपटीशन। कंपटीशन में दोनों को नुकसान है, कंपटीशन में दोनों को नुकसान है। कैसे नुकसान है इसको समझते हैं। जैसे हम बताए थे आपको कि रिसोर्सेस लिमिटेड है। रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है। तो रिसोर्सेस अगर लिमिटेड होगा तो खाना खाने के लिए अगर दो तरह के स्पीशीज है, एक कोई घास खा रहा है, जैसे कौ है, बफेलो है, इनको भी घास खाना है, और गोट है, इनको भी घास खाना है। ठीक है, तो जो जिसका ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा घास खाएंगे, जिनका कम होगा वो कम घास खाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब जो ज़्यादा घास खाएंगे तो घास तो वैसे भी खत्म हो रहा है। अगर कंपटीशन करेंगे तो एक तो बकरी को नहीं मिल रहा है, तो बकरी को नुकसान तो है ही, लेकिन जब वो कौ और बफेलो घास खाएगा तो उसको ये नुकसान है कि घास खत्म हो रहा है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद ना बकरी के लिए घास रहेगा, ना ही बफेलो के लिए घास रहेगा। तो नुकसान क्या है, दोनों का है कंपटीशन में। तो इसका क्या उपाय निकाला जाए, इसका उपाय बोलता है आपका एनसीईआरटी कि इसका उपाय ये है कि क्या कीजिए, फोरेजिंग पैटर्न में चेंज कर लीजिए। फोरेजिंग पैटर्न क्या होता है कि कोई सुबह घास खा रहा है तो कोई शाम घास खाओ, तो क्या होगा कि सुबह से शाम तक में कुछ घास का ग्रोथ हो जाएगा, तो जितना घास वो खाया उतना घास फिर नया आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम चेंज कर लोगे तो उससे क्या हो जाएगा, शेयरिंग हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा कि रिसोर्सेस मेंटेन रहेगा। फोरेजिंग पैटर्न चेंज कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में एक चीज लिखा हुआ है, गॉस एक्सक्लूसिव कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। गॉस नाम का एक साइंटिस्ट था, वो बोलता है कि अगर दो अलग अलग स्पीशीज किसी एक रिसोर्सेस के लिए compete कर रहे हैं तो दोनों में से एक का मरना तय है। दोनों में से एक का मरना तय है, दोनों में से एक स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो जाएगा। ऐसे लिखता है कि when two different species compete for similar resources, then inferior species will be eliminated, या फिर बोल सकते हैं कि extinct।
इसके लिए उसने एग्जाम्पल दिया, इसलिए उसने एग्जाम्पल दिया एबिंगडन टॉर्टवाइज और ग्लापागोस आइलैंड था एक। ग्लापागोस आइलैंड मतलब एक छोटा सा टापू है, वहां पे ग्रास लैंड है, ठीक है। तो वहां पे एबिंगडन टॉर्टवाइज रहता था। कौन रहता था? एबिंगडन टॉर्टवाइज। टॉर्टवाइज एक छोटा सा कछुआ रहता था। तो वो क्या करता था? घास खाता था। एबिंगडन टॉर्टवाइज क्या करता था? घास खाता था। क्या किया उसने? वहां पे गोट को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? गोट, बकरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो कछुआ तो थोड़ा सा घास खा पाता था दिन भर में, बकरी तो पूरा घास चर लिया, ठीक। तो क्या हुआ कि कुछ समय के बाद क्या हुआ कि वहां से धीरे धीरे कछुआ का प्रजाति ही खत्म हो गया, कछुआ जो है एक्सटिंक्ट हो गया। तो ऐसा लिखता है आपका एनसीईआरटी कि एबिंगडन टॉर्टवाइज डिसअपियर और एक्सटिंक्ट आफ्टर द इंट्रोडक्शन या इन्वेजन ऑफ गोट इन द ग्लापागोस आइलैंड। तो ये कंपटीशन के कारण हुआ। ये नेचर में कंपटीशन होता है, ये इस बात का प्रूफ दिया। इसके अलावा नेचर में कंपटीशन होता है, इस बात का एक और प्रूफ है। एक और प्रूफ क्या है? वो है कॉम्पिटिटिव रिलीज। एक टर्म होता है, क्या होता है? देखिए एक टर्म होता है कॉम्पिटिटिव रिलीज। कॉम्पिटिटिव रिलीज का मतलब ये होता है कि मान के चलिए एक तालाब है, एक पॉन्ड है, ठीक है। उसमें दो अलग तरह की मछली है, एक है फिश 1, एक है फिश 2, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था? कंपटीशन किसी पर्टिकुलर फूड के लिए। एक फूड मटेरियल है, ये मान लीजिए फूड मटेरियल है, पर्टिकुलर फूड के लिए क्या चल रहा था? कंपटीशन। तो ये भी खा रहे थे, ये भी खा रहे थे, दोनों को थोड़ा थोड़ा खाना मिल रहा था। अब क्या हुआ कि यहां से हम F2 को निकाल लिए, इस फिश 2 को निकाल के दूसरे तालाब में ले गए, तो इस तालाब में सिर्फ F1 बचा। तो जैसे ही F2 को आप निकालेंगे तो कुछ समय के बाद ये देखा गया कि इस F1 का पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्या हो गया है? F1 इंक्रीजेज इन नंबर। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब रिसोर्सेस इसके लिए ज्यादा हो गया, तो ये अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ा लिया। पहले क्या था? कंपटीशन, तो उसका पॉपुलेशन साइज कंट्रोल में था। अब जब कंपटीशन नहीं रहा तो कंपटीशन के नहीं रहने से इसका पॉपुलेशन साइज जो है एबनॉर्मली इंक्रीज कर गया। तो इसी चीज को बोलते हैं कॉम्पिटिटिव रिलीज। मतलब कंपटीशन अगर हटा देंगे तो पॉपुलेशन साइज अचानक से बहुत बढ़ जाएगा। तो एक वर्ड आपको हम बताएं कॉम्पिटिटिव रिलीज क्या होता है, एक बताए गॉस का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। तो ये आपको कंपटीशन में बताए। फिर म्यूचुअलिज्म भी समझ में आ गया आपको, कंपटीशन में दोनों को घाटा है, ठीक। तीसरा है आपका प्रीडेशन। प्रीडेशन में आपको एक चीज बताएं, या तो एक वर्ड होता है प्रीडेटर, एक होता है प्रे। तो प्रीडेटर स्पीशीज जो शिकार करता है, जो शिकारी है वो है प्रीडेटर। एक होता है प्रे जिसका शिकार किया जाता है, जैसे लायन क्या हो जाएगा? प्रीडेटर, और हिरन क्या हो जाएगा? प्रे, ठीक। तो प्रीडेटर और प्रे। प्रीडेटर और प्रे। तो प्रीडेटर में क्या आ गया? लायन, और इसमें क्या आ गया? डियर, हिरन। अब समझिए कि प्रीडेटर के रहने से, यानी कि जो प्रीडेशन है वो प्रीडेशन नेचर में जरूरी है कि नहीं है। प्रीडेशन में क्या हो रहा है कि एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, तो इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्यों ये जरूरी है? प्रीडेशन अगर नहीं होगा, प्रीडेशन अगर नहीं होगा, मान के चलिए एक जंगल से आप क्या कीजिए? लायन हटा दीजिए। तो लायन हटा देंगे तो क्या बच जाएगा? हिरन। अब हिरन को कोई खाने वाला नहीं है, तो हिरन का पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो हिरन का पॉपुलेशन साइज जैसे इंक्रीज हो जाएगा तो हिरन क्या करेगा? सारा घास खा लेगा। सारा घास खा लेगा तो सॉइल इरोजन होने लगेगा। सॉइल का क्या होने लगेगा? इरोजन। सॉइल का इरोजन होने लगेगा तो क्या होने लगेगा? डिफोरेस्टेशन, जंगल ही धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है।
इसके अलावा देखिए कि प्रीडेटर को हटाने से क्या हो जाता है कि प्रे स्पीसीज का पॉपुलेशन बढ़ जाता है, पहला नुकसान ये हुआ। दूसरा नुकसान ये होगा कि प्रीडेटर क्या करता है, प्रीडेटर एक्ट एज कंडुइट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। कंडुइट का मतलब होता है चैनल, आपका एनसीईआरटी वर्ड लिखा है CONDUIT, कंडुइट। कंडुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है कि जो प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल है, जैसे घास है, घास क्या है, प्रोड्यूसर है, उसको घास को कौन खाया, हिरन, हिरन को कौन खाएगा, लायन। तो घास से एनर्जी कहाँ गया, हिरन में, हिरन से एनर्जी कहाँ जाएगा, लायन में, लायन मरेगा फिर एनर्जी कहाँ चला जाएगा, इन्वायरमेंट में। ठीक, तो एनर्जी ट्रांसफर के रूप में भी, के कंड्यूट के रूप में भी वो काम करता है कौन, प्रीडेटर। तो प्रीडेटर नहीं रहेगा तो एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा, हमारा इकोसिस्टम का फूड चेन, फूड वेब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीडेशन का दूसरा काम हो गया। प्रीडेशन जो है वो क्यों जरूरी है वो आपको उससे भी बताए थे, जो कंपटीशन बताया आपको, प्रिकली पियर कैक्टस। एक एग्जांपल दिया आपका एनसीईआरटी, एग्जांपल क्या किसका लिया है, प्रिकली पियर कैक्टस का। तो उसमें बताया है कि जो कैक्टस स्पीसीज है, ऑस्ट्रेलिया में एक कैक्टस स्पीसीज है प्रिकली पियर कैक्टस। ये कैक्टस स्पीसीज जो है, अगर आप इसका प्रीडेटर स्पीसीज हटा देंगे तो इसका संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्या हुआ था कि कई कई मील तक, कई कई किलोमीटर तक प्रिकली पियर कैक्टस का घास बन गया था, झाड़ी बन गया था, वहां से उसका प्रीडेटर स्पीसीज को हटा दिया था। तो फिर बाद में वहां पे उसका प्रीडेटर स्पीसीज को लाया गया। ठीक है, तो बाद में वो वहां पे कंट्रोल हो पाया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कि प्रीडेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, तो प्रीडेटर आल्सो कंट्रोल द प्रे स्पीसीज, ऐसे बोला है आपका एनसीईआरटी। प्रीडेशन के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रीडेटर कंट्रोल द प्रे स्पीसीज। प्रे स्पीसीज का क्या, पॉपुलेशन, प्रे स्पीसीज पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया प्रीडेशन की बात। हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, म्यूचुअलिज्म पढ़ चुके हैं, कंपटीशन पढ़ चुके हैं और प्रीडेशन पढ़ चुके हैं। चौथा हमारा क्या है, पैरासाइटिज्म। क्या है, पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म क्या होता है, जब पैरासाइट की बात करते हैं तो हम दो तरह के पैरासाइट जानते हैं, एक होता है एक्टोपैरासाइट और एक होता है इंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट, ये क्या होता है इसको समझते हैं। एक्टोपैरासाइट नाम से पता है क्या कि जो होस्ट है उसके बॉडी के बाहर होगा, होस्ट के बॉडी के बाहर रहेगा तो बोलेंगे एक्टोपैरासाइट, और होस्ट के बॉडी के अंदर रहेगा तो क्या बोलेंगे, इंडोपैरासाइट। जैसे मच्छर जो है, मच्छर काटा तो मच्छर को पैरासाइट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो पैरासाइटिज्म जो रिलेशनशिप है वो बोलते कब है, जब एक को फायदा हो और एक को नुकसान हो। तो मच्छर खून चूस लिया तो मच्छर को फायदा हो गया, लेकिन मच्छर के खून चूसने से हमारा कोई खास ब्लड लॉस होता नहीं है। तो जनरली मच्छर को हम पैरासाइट नहीं बोलते हैं। लेकिन जो मलेरियल पैरासाइट है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या करता है, हमारे अंदर डिजीज कॉज करता है, हमको फीवर कराता है, जो चिल्स होता है, रिगर होता है, रेकरिंग फीवर होता है, मलेरिया होता है। तो प्रोटोजोआ हमारे अंदर मलेरिया कराता है। तो प्रोटोजोआ अगर हमारे अंदर मलेरिया करा रहा है, इसका मतलब वो हमको नुकसान पहुंचा रहा है और खुद अपना क्या कर रहा है, लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा है। तो जो प्रोटोजोअन पैरासाइट है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, पैरासाइट है एक्चुअल में। ठीक है, तो जो पैरासाइट हम तभी बोलेंगे जब वो क्या करेगा, होस्ट के बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा हो, वो तो हमेशा लेता है। पैरासाइट होस्ट के बॉडी को हार्म पहुंचाएगा, न्यूट्रिशन लेगा, वहां रहेगा, तो क्या बोलेंगे हम कि ये रिलेशनशिप कैसा है, पैरासाइटिज्म रिलेशनशिप है। ठीक, एक्टोपैरासाइट भी हो सकता है, इंडोपैरासाइट भी हो सकता है। अब बात करते हैं कमेंसलिज्म का। कमेंसलिज्म में रिलेशनशिप देखिए आप, कमेंसलिज्म में रिलेशनशिप होता है प्लस और जीरो का। क्या क्या रिलेशनशिप है, प्लस जीरो रिलेशनशिप। प्लस जीरो रिलेशनशिप क्या होता है कि एक को फायदा हुआ एक स्पीसीज को और दूसरे स्पीसीज को ना तो फायदा ना तो नुकसान, जीरो है मतलब न्यूट्रल है। कैसे, इसको समझते हैं। इसको समझते हैं जैसे गांव घर में देखे होंगे
कि जहाँ पे मवेशी सब चरने जाता है, ग्रेजिंग के लिए जाता है, जैसे गाय गया भैंस गया, ठीक है, तो उसके साथ साथ कुछ पक्षी होते हैं जो कि उसकी पीठ पर बैठे रहते हैं, ठीक। तो अब कोई पक्षी अगर गाय के पीठ पे बैठा है तो उससे गाय को ना तो नुकसान है ना ही फायदा है, लेकिन पक्षी वहां बैठा है तो पक्षी को क्या फायदा है, ये समझिए कि जैसे ही वो झाड़ी से होके गुजरेगा, गाय या भैंस जो भी गुजरेगा, तो उस झाड़ी को हिलाते हुए गुजरेगा, तो उस झाड़ी में जितना भी कीड़ा मकोड़ा था वो सब उड़ेगा। तो वो सब जब बाहर उड़ेगा कीड़ा मकोड़ा, तो उससे क्या होगा, उस कीड़ा मकोड़ा को कौन खाएगा, उस कीड़ा मकोड़ा को खाएगा पक्षी। तो गाय के पीठ पर बैठने से पक्षी को तो फायदा हो गया, लेकिन गाय को ना तो फायदा हुआ और ना ही नुकसान हुआ। ये है, तो ये क्या हो गया, कमेंसलिज्म। इसके अलावा और भी एग्जांपल है कमेंसलिज्म का। कमेंसलिज्म का एग्जांपल एक है आपका सी एनिमल और क्लोन फिश। क्या एग्जांपल है, सी एनिमल एंड क्लोन फिश। इसमें क्या होता है कि क्लोन फिश जो है वो सी एनिमोन के पीठ पे जाके बैठ गया, तो इससे सी एनिमोन को ना तो फायदा है ना तो नुकसान है। तो मछली आगे बैठ गया तो उससे सी एनिमोन को कोई फायदा नुकसान नहीं है, लेकिन क्लोन फिश को फायदा है। क्यों? क्योंकि क्लोन फिश को जो खाने वाला प्रीडेटर स्पीसीज है वो प्रीडेटर स्पीसीज सी एनिमोन के डर से आसपास भी नहीं फटकेगा। क्यों? क्योंकि सी एनिमोन के पास क्या होता है, टेंटिकल्स होता है, डंक मारता है ये। तो ये क्या करेगा कि जो फिश का प्रीडेटर स्पीसीज है जो कि फिश को खाता है वो सी एनिमोन के पास नहीं आ पाया। अब सी एनिमोन के पास नहीं आ पाया तो क्लोन फिश को प्रोटेक्शन मिल गया, तो इसको तो फायदा हो गया, लेकिन इसको ना तो फायदा ना नुकसान, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कमेंसलिज्म रिलेशनशिप। इसी तरह से एग्जांपल दिया हुआ है बहुत सारा आपके एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी को आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे तो आपको सारा एग्जांपल अब समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी वाला यूनिट, इसको आप पढ़ेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे तो और भी नई नई चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो जो पहला चैप्टर था आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बाद हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे इकोसिस्टम, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा कल का, उसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, इकोसिस्टम। तो उसमें इकोसिस्टम में आपको बाकी सारा चीज इकोलॉजी से रिलेवेंट चीज आपको बताएंगे। इस चैप्टर को आप हल्के में नहीं लेंगे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले को, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।